हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी जनरल एंट्रीज़ की, कुछ एंट्रीज़ के बारे में, यानी कि हम लोग एंट्री जनरल एंट्री किस तरीके से बनती है। पार्ट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 3 में हमने जनरल एंट्री किस तरीके से बनती है ये बनाना हमने सीख लिया था। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम बाकी की जो जनरल एंट्री है, मतलब अभी तक हमने थोड़ी ईजी लेवल की जनरल एंट्री सीखी थी, आज थोड़ी और आगे की जनरल एंट्री देखते हैं कि अपन जनरल एंट्री किस तरीके से बना सकते हैं। और अगले पार्ट में भी हम जनरल एंट्री ही बनाते रहेंगे और फिर मैं आपको आगे और एक दो कंसेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सारे समझाऊंगा। तो आ जाइए, ज़्यादा देर ना लगाते हैं और सीधे चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो एक बार पहले कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। आई होप कि आपको याद होगा, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेज अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, इनकम और गेन अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। ठीक है, चलिए ये रूल्स अगर आपने रिवाइज कर लिए हो तो आप आपके सामने मैं अगला ट्रांजेक्शन रख देता हूँ। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल की है गुड्स की, कैसे? क्रेडिट पे। अब देखिए, अगर सेल हो रही है तो सेल क्या है सर? मेरी सेल मेरी इनकम है, ठीक है। और अगर गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट के ऊपर उसकी सेल्स करी है, तो यहाँ पे क्रेडिट पे सेल करने से क्या होगा सर? यहाँ क्रेडिट पे सेल करने से मेरे पास में राइट आ जाएगा। क्या राइट आ जाएगा? मनी रिसीव करने का राइट होता है, जिससे मनी रिसीव करने का राइट होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं डेटर्स। क्या कहते हैं? डेटर्स। तो यहाँ मेरे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका पॉइंट नंबर 1 क्या रहा? पहला तो मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में होगा क्रेडिट, ठीक है। और अगर मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डेटर्स क्या है सर? मेरी डेटर्स मेरी असेट है। मेरी असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा? डेबिट। तो फाइनली इसका ट्रांजेक्शन का क्या आंसर आएगा? फाइनली इस ट्रांजेक्शन का आंसर आएगा कस्टमर अकाउंट डेबिट, ठीक है। यानी कि जो मेरा पर्टिकुलर डेटर है, ठीक है, यहाँ कस्टमर नाम का एक कोई डेटर है। अगर उसका कोई पर्टिकुलर नाम होता तो हम यहाँ पे उसका नेम भी लिख सकते थे। अगर उसका नेम नहीं है, यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर उसका नेम होने की बजाय कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम डेटर्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट मान लीजिएगा आप कुछ भी, कि कोई एक्स अमाउंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स, ठीक है। और ये आपकी पूरी जर्नल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ की और बात कर लेता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जर्नल एंट्री होती है, इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री की डिटेल्स लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? डिटेल्स लिखी जाती है। और वो डिटेल्स कहाँ लिखी जाती है? वो एक पर्टिकुलर कॉलम में लिखी जाती है, जिसे हम है नरेशन। क्या? नरेशन, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर जर्नल एंट्री का डिटेल में डिस्क्राइब करना। जैसे इस जर्नल एंट्री में क्या हुआ, हम कैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में डिसाइड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि कस्टमर नाम का एक डेटर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया सेल करने के कारण। तो हमने क्या करा इस पूरे ट्रांजेक्शन में? हमने इस ट्रांजेक्शन में सेल्स करी, ठीक है। तो यहाँ नरेशन में मैं क्या लिखूंगा जनरल की? यहाँ मैं जनरल की नरेशन में लिखूंगा बीइंग सेल्स मेड, ठीक है। और जो भी उसका क्या कहते हैं अमाउंट होगा, वो रिस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस चीज़ को कहते हैं नरेशन। नरेशन क्यों लिखी जाती है? यूजुअली इसके पीछे कारण ये होता है कि जो बिज़नेस का ओनर होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसको पर्टिकुलर अकाउंट्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, डेबिट और क्रेडिट की, और वो जानना चाहता है कि हुआ क्या था उस पर्टिकुलर एंट्री में, तो नरेशन उसको समझाने के लिए भी लिखी जाती है। अगर हमको उस एंट्री से रिलेटेड कोई एक ऐसा पॉइंट लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हम एंट्री के अंदर नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल एंट्री में तो हम 2 ही अकाउंट डेबिट और 1 अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, 1 अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, एक तो कस्टमर अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब मान लीजिए हमको इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो इस एंट्री के अंदर नहीं आ सकती, तो वो भी एक यूजुअली एक आदमी कहाँ लिखता है? नरेशन के अंदर लिखता है। तो ये नरेशन लिखने का कारण होता है, ठीक है। चलिए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। रूल मैं रिवाइज आपको करवा देता हूँ फटाफट। एंट्री है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। क्या हुआ है? बैंक अकाउंट हुआ है। मतलब मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, आपने अपना बिजनेस का जो कैश था वो कैश आपने क्या किया? वो आपने अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है।
तो आपने जब अपने बिजनेस का कैश अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया होगा तो आपकी जेब से कैश कम हो गया होगा, वो चला गया होगा, और अल्टीमेटली आपके बैंक के अंदर जो कैश या फिर अमाउंट है वो बढ़ गया होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में क्या होगा सर, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कैश नाम की एसेट तो कम हो जाएगी क्योंकि आपके बिजनेस से कैश चला गया, और कहाँ चला गया, मेरी बैंक नाम की एसेट के अंदर चला गया, तो बैंक नाम की एसेट इंक्रीज हो जाएगी। तो कैश नाम की जो एसेट डिक्रीज हो रही है उसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, ठीक है। और बैंक नाम की जो मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है उसे मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। देखिए दोनों जो इसके इफेक्ट जाएंगे वो इसी तरफ जाएंगे, असेट डेबिट, असेट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर एंट्री होगी। मान लीजिए हमने 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए थे, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में, और नीचे क्या लिख दूँगा, बीइंग अकाउंट ओपन, ठीक है। ये पर्टिकुलर मैंने इसकी नरेशन लिख दी, ठीक है। और इसकी जो पर्टिकुलर डेट होगी वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। मान लीजिए ये जो ट्रांजेक्शन था ये था 2609 का, तो यहाँ आ जाएगी 2609, ठीक है। और ये LF का कॉलम यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। असेट अकाउंट, असेट अकाउंट क्या, असेट इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपेंसेस इंक्रीज डिक्रीज और इनकम इंक्रीज डिक्रीज। एंट्री देखते हैं। परचेज ऑफ असेट्स फॉर कैश, हमने क्या दिया सर, कैश हमने दे के क्या परचेज करी, हमने असेट परचेज करी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कैश चला जाएगा वो असेट खरीदने के लिए, तो मेरा जो कैश होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और कौन सी असेट कर परचेज करी सर, कोई भी मान लीजिए, मान ली मैंने असेट नाम की असेट परचेज करी, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, चलो मैंने कंप्यूटर परचेज किया, क्या परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया। तो कंप्यूटर परचेज करने के कारण मैंने कैश दिया होगा, ठीक है, कंप्यूटर नाम की एसेट परचेज करने के कारण। तो मेरे बिजनेस से जो कैश नाम की एसेट है, क्योंकि मैंने कैश पे किया तो कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो जाएगा। कंप्यूटर नाम की जो एसेट है वो बढ़ जाएगी, मतलब मेरे बिजनेस के अंदर आ रही है, उसकी इनकमिंग हो रही है, तो कंप्यूटर नाम की एसेट क्या हो जाएगी, मेरी इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो एसेट इंक्रीज हो रही है उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, जो एसेट डिक्रीज हो रही है उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बन जाएगी, अल्टीमेटली एंट्री बन जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मैंने कैश पे किया, अगर मैंने कैश ना पे करके चेक पे किया होता तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखता, ठीक है। और यहाँ पे मैंने असेट अकाउंट डेबिट किया है। अभी मैंने जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बताया इस एग्जांपल में, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, असेट की जगह कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी इसके अमाउंट होंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी असेट एट लॉस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखा देता हूँ। एक कंसेप्ट होता है कंपाउंड एंट्री के नाम से। आई होप कि आपने इसके बारे में सुना होगा, कभी नहीं सुना तो आज सुन लीजिए कंपाउंड एंट्री क्या होती है। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने कंपाउंड एंट्री के बारे में कभी नहीं सुना। एक ऐसी, देखिए नॉर्मल जनरल एंट्री में क्या होता है, नॉर्मल जनरल एंट्री में हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक अकाउंट को ही क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी एंट्री हो जाएगी, नॉर्मल जनरल एंट्री। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन के ऐसे इफेक्ट होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा, यानी कि मोर देन वन अकाउंट क्या हो रहा होता है, या तो डेबिट हो रहा होता है, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, या फिर एक या एक से ज़्यादा अकाउंट मोर देन वन अकाउंट क्या हो रहा होता है, मोर देन वन अकाउंट हो रहा होता है क्रेडिट, ठीक है। या फिर क्या कह सकता हूँ मैं, मोर देन वन अकाउंट ही डेबिट हो रहा है और मोर देन वन अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। वापस बोलता हूँ, कोई ऐसी एंट्री जिसके अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल जनरल एंट्री होती है उसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन कंपाउंडेड एंट्री में क्या होता है, कोई ऐसी एंट्री जिसके अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट क्या हो रहे होते हैं, डेबिट हो रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसी एंट्री जिसके अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट क्या हो रहे होते हैं, क्रेडिट हो रहे होते हैं, या फिर कोई एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे होते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कोई एक ऐसी एंट्री जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसी एंट्री जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ हो, मतलब एक डेबिट, दो डेबिट हो रहे हैं और एक क्रेडिट, इधर क्या हो रहा है, एक डेबिट और दो क्रेडिट, और फाइनली क्या बोल रहा हूँ मैं, दो डेबिट और दो क्रेडिट, मतलब
एक से ज़्यादा बार अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस ट्रांजैक्शन की। देखिए, कंपाउंड एंट्री सीखने के बाद में आपको ये सीखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो होगा, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर हमको एंट्री कैसे पास करनी है। उसके लिए हमको वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पहले इनक्रिप्ट करना आना चाहिए होगा, ठीक है। इनक्रिप्ट क्या, डिक्रिप्ट करना आना चाहिए होगा, मतलब वो कैसे वो एक्सप्लेन करना है हमको पूरा ट्रांजैक्शन। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट एट लॉस, ठीक है। हमने कोई एसेट का क्या किया सर, सेल या डिस्पोजल किया। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक एसेट थी जिसकी वैल्यू थी 120 रुपीज़। कितना रुपीज़ थी, 120 रुपीज़ थी। उसको मैंने 100 रुपीज़ में सेल कर दिया, ठीक है। तो 120 की चीज़ अगर मैं 100 में बेचूंगा तो 20 रुपीज़ क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ मेरा लॉस हो जाएगा। एक ज़ीरो ज़्यादा लग गई। 20 रुपीज़ मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये मेरी इसकी वैल्यू है। ये 100 रुपीज़ में मैंने इस एसेट को बेच दी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और 20 रुपीज़ क्या है, 20 रुपीज़ मेरा लॉस है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मैंने ऐसे ब्रेक किया है कि मेरी मान लीजिए 120 रुपीज़ एसेट की वैल्यू है, उसमें 100 रुपीज़ उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 20 रुपीज़ उसका क्या हो गया, लॉस हो गया बेचने के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ की बात करते हैं। 120 रुपीज़ की मैंने एसेट सेल कर दी, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से 120 रुपीज़ की जो असेट होगी वो कम हो जाएगी। पहला इफेक्ट तो ये, ठीक है। 100 रुपीज़ मैंने बेच के उसको कमाए, मतलब 100 रुपीज़ मैंने रिसीव करे होंगे 120 रुपीज़ की एसेट बेच के, तो 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा सर, 100 रुपीज़ इज़ नथिंग बट माई कैश की इनकमिंग। मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा 100 रुपीज़ से, ठीक है। और 20 रुपीज़ क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। तो अगर 20 रुपीज़ मेरा लॉस हो रहा है तो 20 रुपीज़ से मेरे लॉस बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्या क्या हुआ, असेट डिक्रीज़ हुई, तो ये जो भी असेट डिक्रीज़ हुई ये मेरी यूँ की यूँ क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। कैश मेरा क्या हुआ, कैश मेरा इंक्रीज हुआ, यानी कि एसेट इंक्रीज हुई इस पर्टिकुलर में, ठीक है, इस पर्टिकुलर टास्क में। तो क्या हो जाएगा, मेरी एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज जब भी एसेट होती है तो डेबिट होता है। और यहाँ फाइनली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस जब जब होता है तब तब क्या होता है, लॉस इंक्रीज होता है। तो ये देखिए, लॉस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो आपको आई होप कि ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। तो कैश अकाउंट तो मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। लॉस अकाउंट भी क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। और असेट अकाउंट भी क्या हो जाएगा मेरा, असेट अकाउंट मेरा हो जाएगा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इतने की एसेट चली गई। आपने क्या किया, एक आराम से समझिएगा, आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एसेट थी, उस पर्टिकुलर एसेट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या कि उस एसेट को बेच के मेरे पास पैसा कितना आया, और दूसरा पार्ट क्या कि उस एसेट को बेच के मुझे लॉस कितना हुआ। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एसेट को बेच के 100 रुपीज़ आए और लॉस कितना हुआ, 20 रुपीज़ हुआ। और हमारी पॉकेट से कितने रुपीज़ की एसेट चली गई, 120 रुपीज़ की एसेट हमारी पॉकेट से चली गई। तो हम तीनों चीज़ों, ये एक ट्रांजेक्शन, इसके पूरे टोटल 3 इफेक्ट हुए, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का अलग अलग देखेंगे। जो एसेट चली गई, 120 की एसेट चली गई, तो वो असेट जा रही है, असेट की वैल्यू, उस असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और कैश नाम की एसेट मेरे बिजनेस में आ रही है, तो उस एसेट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और लॉस नाम का मेरा एक एक्सपेंस हो रहा है, यानी एक्सपेंस या फिर लॉस हो रहा है, तो लॉसेस को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली मैं कह सकता हूं कि मेरी कैश और बैंक नाम की एसेट आ रही है। इस पर्टिकुलर टास्क में कितने रुपीज़ की आई, 100 रुपीज़ की आई। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो रहा है कितने रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का। और टू असेट अकाउंट, और असेट कितने की जा रही है, टोटल 120 की जा रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एंट्री होती है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमने क्या सीखा, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मैंने सबसे पहले आपको कुछ एक या दो जो हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज बची थी, जनरल एंट्री बची थी, वो सिंपल वाली जनरल एंट्री बताई। फिर मैंने आपको कंपाउंडिंग एंट्री के बारे में बताया, और कंपाउंडिंग एंट्री के अंदर किस तरीके से एंट्रीज होती है उसके अंदर मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया है। जो एग्जाम्पल क्या है कि हमने लॉस के अंदर कोई एसेट सेल करी
रही है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा और आई होप कि आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको पार्ट अच्छा लग रहा है और आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो इनको ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मेरा जब भी कोई नेक्स्ट लेक्चर आए तो आप उसको हैंड टू एंड, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप फटाफट वो लेक्चर्स देख सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सैनिटाइज करते रहिए, घर के अंदर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।